हेलो डियर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संविधान के भाग 1 की। संविधान का जो भाग 1 है, आर्टिकल 1 से 4। संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 की बात की गई है। आज हम लोग उन चारों अनुच्छेद की बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। ठीक है, आज इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। भाग 1 जो है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, उसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक की बात की गई है। हम लोग बात यह करेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद एक जो है, इसमें यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत जो होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, उसमें यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। लेकिन राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 जो है, इसके अंतर्गत भारत के राज्य होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। और जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और तीसरा पॉइंट ये बताया गया है, जो अर्जित किए गए प्रदेश, ठीक है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है। राज्य क्षेत्रों का मतलब यह है कि जो भारत के राज्य हैं उनको परिभाषित किया गया है, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको परिभाषित किया गया है, और जो अर्जित किए गए प्रदेश हैं उनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, ये कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 1 में भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, इसमें भारत के लिए भारत और इंडिया दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। लेकिन हिंदुस्तान, आर्यावर्त, और भारतवर्ष
जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं। क्वेश्चन यहां से इस टाइप से पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत के लिए केवल भारत और इंडिया दो ही शब्दों का प्रयोग किया गया भारतीय संविधान में। ठीक है, हम लोग बोलते भी हिंदुस्तान भी है, आर्यावर्त भी है, भारतवर्ष भी है, लेकिन ऐसे शब्दों का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। ठीक है, तो ये पॉइंट हमको याद रखना है कि भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत और इंडिया दो ही शब्दों का प्रयोग हुआ है। हिंदुस्तान, आर्यावर्त तो भारतवर्ष जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 में क्या लिखा गया है? अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी बाहरी प्रदेश के विलय की प्रक्रिया का उल्लेख। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 यह कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी बाहरी प्रदेश के विलय की प्रक्रिया का उल्लेख। इसका मतलब यह हुआ विलय क्षेत्र के जो प्रक्रिया का उल्लेख है यह अनुच्छेद 2 में किया गया है। लेकिन विलय की प्रक्रिया का उल्लेख जो है ये करता कौन है? ये जो संसद है, संसद क्या करती है? संसद विधि बनाकर संसद विधि बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश का विलय कर सकती है। विलय कर सकती है अगर कोई भी बाहरी प्रदेश है। ठीक है, हमारे भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। अगर इन राज्यों या यूटी से लगे हुए किसी भी देश का कोई भी स्टेट है, अगर उसका विलय भारत में करना है तो इस संबंध में जो विधि बनाएगी वो संसद का कार्य है। यह कार्य किसका है? संसद का। और संसद विधि बनाकर किसी भी बाहरी प्रदेश का विलय कर सकती है। ठीक है, यह बताया गया। हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वो ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रक्रिया का
ठीक है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 कहता है, ये कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अभी जैसे अगस्त 2019 में ये प्रस्ताव लाया गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो एक राज्य था, इसको यूटी बनाने के लिए जो कानून बनाया गया था वो इसी के अंतर्गत बनाया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे नए राज्य का गठन, अगर नए राज्य का गठन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। और तीसरा पॉइंट क्या है, नए राज्य का आप लोग गठन कर सकते हैं, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं और नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 का मतलब है कि भारत में जो 28 राज्य है इस समय, वर्तमान समय में 8 यूटी है, ठीक है। अगर उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना है तो हम अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। अगर उनके नाम में परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। उनकी सीमा में परिवर्तन करना है तब भी अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और अगर नए राज्य का गठन भी करना है, ठीक है, तो वो भी अनुच्छेद 3 के तहत ही होगा, ठीक है। नोट पॉइंट यहाँ पे लिखना ये है कि इस संदर्भ में, ठीक है, ठीक है, नोट पॉइंट, संसद विधि बनाकर कर सकती है। अगर नए राज्य का गठन करना है या नाम में परिवर्तन करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है तो ये संसद ही कर सकती है, ठीक है। लेकिन इस संदर्भ में अगर ऐसा कुछ करना है तो इस संदर्भ में जो संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होगा, ठीक है, जो मतलब संबंधित राज्य का राज्य विधानमंडल होगा, राज्य विधानमंडल जो होता है उससे आपको क्या होगा, सलाह लेनी पड़ेगी। सलाह लेना जरूरी है, मानना ना मानना कोई जरूरी नहीं है। संसद मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, लेकिन सलाह लेना जरूरी है, ठीक है। तो इस संदर्भ में अगर कुछ करना है तो वो करेगी संसद ही। अगर राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है तब भी संसद ही करेगी, नए राज्य का गठन करना है तब भी संसद ही करेगी, और नाम में परिवर्तन करना है तब भी संसद ही करेगी, ठीक है। यह कहता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है, अनुच्छेद 4 जो है, आर्टिकल नंबर 4, अनुच्छेद 4 ये कहता है, अनुच्छेद 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो परिवर्तन होंगे उन पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। देखो, जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है, हमने ये पढ़ रखा है। तो अगर आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन होता है, लेकिन अनुच्छेद 4 में ये लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होगा उन पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? अनुच्छेद 4 में यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 तथा 3 में जो परिवर्तन होंगे उन पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ भाई? अगर संविधान में संशोधन हो रहा है, अगर राज्यों में उनकी सेवाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो इस संबंध में जो कानून लाया जाता है वो संसद लाती है, संविधान में संशोधन करना पड़ता है।
लेकिन अनुच्छेद 4 में यह लिख दिया गया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होंगे उन पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। लागू एक्चुअली इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 368 जो है, अनुच्छेद 368, इसमें हम लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो अनुच्छेद 368 के तहत होगा। लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन 3 तरीकों से होता है। एक तो होता है साधारण बहुमत, एक तो होता है साधारण बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत, दूसरा होता है विशेष बहुमत। और तीसरा जो संविधान में संशोधन होता है वो होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के, प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से, अनुमोदन से। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान में संशोधन होता है वो 3 तरीकों से होता है। ठीक है, साधारण बहुमत से होगा, या विशेष बहुमत से होगा, या विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से होगा। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 4 में यह बात लिख दी गई कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संशोधन हो रहे हैं उन पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होगा। ठीक है, लागू क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो संविधान में संशोधन हो रहा है वो साधारण बहुमत से हो रहा है। ठीक है, वो जो संशोधन हो रहा है वो हो रहा है साधारण बहुमत से। ठीक है, और जैसे जो राष्ट्रपति के अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति के संदर्भ में जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, ठीक है, उनके गठन की प्रक्रिया में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो उसमें हम लोग विशेष बहुमत से संशोधन करते हैं। और अगर डीपीएसपी में अगर देखो, साधारण बहुमत का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे नए राज्य का गठन करना, राज्यों संबंधित जो भी परिवर्तन करने हैं वो साधारण बहुमत से करेंगे। ठीक है, अगर डीपीएसपी में कुछ परिवर्तन करना है तो वो विशेष बहुमत से किया जाता है। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति के संदर्भ में कोई परिवर्तन करना है तो ये जो तीसरा पॉइंट जो हमने लिखा है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से, इससे किया जाता है। साधारण बहुमत का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब राज्यों से संबंधित कुछ परिवर्तन करने होते हैं। विशेष बहुमत का प्रयोग वहां पर किया जाता है जब डीपीएसपी के संदर्भ में कुछ परिवर्तन करना होता है, जिसके तहत संविधान में संशोधन करके कुछ भी परिवर्तन कर सकते हैं आप। और ये जो तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखवाया है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से, इसका प्रयोग वहां पर किया जाता है जैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में, जैसे उनका जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, उसके संदर्भ में कुछ परिवर्तन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अगर उनके गठन की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन करना तब संविधान के संदर्भ में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस तीसरे वाले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होता है वो होता है साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण बहुमत से होता है, इसीलिए लिखा गया है अनुच्छेद 4 में कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में जो परिवर्तन होगा वो उन पर अनुच्छेद 368 लागू नहीं होगा, क्योंकि अनुच्छेद 368 में उल्लेख केवल इन दोनों का है। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है इनका उल्लेख है। जो साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है इसका उल्लेख अनुच्छेद 3 में नहीं है। संशोधन 3 तरीकों से होता है, लेकिन अनुच्छेद 3 में जो है, अनुच्छेद 368 में वो दूसरा और तीसरा पॉइंट ही लिखा हुआ है। और राज्यों में जो परिवर्तन होता है वो साधारण बहुमत के तहत होता है, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, एक नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। संविधान में संशोधन
वही गिने जाते हैं, संविधान में संशोधन वही गिने जाते हैं जिनका संशोधन 368 आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, अगर संविधान संशोधन के संदर्भ में वही विधेयक गिने जाते हैं, संविधान संशोधन के संदर्भ में अगर कोई विधेयक काउंटेबल वही किए जाते हैं जिनमें संशोधन आर्टिकल 368 के तहत होता है। अगर साधारण बहुमत से संविधान में कोई भी संशोधन हो रहा है तो वो संविधान संशोधन के संदर्भ में नहीं गिना जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन के संदर्भ में वही विधेयक गिने जाते हैं जिन पर आर्टिकल 368 लागू होता है। ठीक है, और जिन पर आर्टिकल 368 लागू नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल 368 के संदर्भ में दो ही तरीके से आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, एक तो साधारण बहुमत। ठीक है, संविधान संशोधन के संदर्भ में संशोधन आप तीन तरीकों से करते हैं, तो साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। लेकिन आर्टिकल 368 में दो ही पॉइंट गिने जाते हैं, विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुमोदन से। ठीक है, साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी संशोधन साधारण बहुमत के तहत किए जाते हैं वो आर्टिकल 368 के तहत नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में 126 क्यों 127 विधेयक लाए जा चुके हैं जिनमें से 105 पारित हुए। वर्तमान समय में जो संविधान संशोधन के संदर्भ में जो विधेयक लाए गए हैं वो टोटल 127 लाए जा चुके हैं, लेकिन उनमें से पारित 105 हुए हैं। जैसे कोई विधेयक लाया गया, ठीक है, लोकसभा में लाया गया, लोकसभा भंग हो गई, विधेयक वहीं पर समाप्त हो गए। ठीक है, तो ऐसे विधेयक जो लाए गए हैं वो 127 लाए जा चुके हैं, जिसमें पारित 105 ही। ठीक है, इसके आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा।